अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। ख्वाब शीशे का किस्त नंबर 7 हिस्सा नंबर 3। दलाल की जिद पर उसे ना चाहते हुए भी लॉन्ग ड्राइव पर जाना ही पड़ा, मगर सारे रास्ते वो टाइम देखती रही। कॉल कर दो इसे, ठहर के आ जाए, मैं ड्रॉप कर दूंगा। दलाल ने मज़े से हल पेश किया। शाम होने वाली है। दलाल ऑफिस से अब्बू और चचा जान को पिक करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। आगा जान को पता चला तो वो सख्त परेशान थी। वो आया होता तो कॉल कर लेता ना, इसे भी कोई काम पड़ गया होगा। दलाल ने इसे तसल्ली दी। हाँ ये भी है, उसे ख्याल आया कबीर ने मिस कॉल नहीं की थी, मतलब अभी वो नहीं आया था। और अगर मोहतरमा महरमा साहबा उस वक्त ज़रा सी दानिशमंदी दिखाते हुए एक बार अपना मोबाइल फ़ोन चेक कर लेती तो उन्हें पता चल जाता कि वो लो बैटरी की वजह से शट डाउन हो चुका है। जाने कबीर ने कितनी कॉल्स डाली होंगी। अब बस तलाल वापस चलो। महरमा ने दिए हुए टाइम से आधा घंटा ऊपर होते हुए देखकर तलाल को सख्ती से कहा था, बड़ी जालिम बीवी बनोगी। वो हंसता था, मगर बहरहाल गाड़ी वापस मोड़ ही ली। रास्ते में जबरदस्ती इसे हाथों में पहनने के लिए गजरे लेकर दिए। तुम जानबूझकर देर कर रहे हो तलाल। अब इसे सख्त बेचैनी और परेशानी हो रही थी। तलाल ने इसे अलहमरा हॉल ड्रॉप कर दिया। वहाँ कबीर का नामो निशान तक ना था। लो वो अभी पहुंचा भी नहीं और तुम्हें जल्दी पड़ी हुई थी। तलाल खफा होने लगा। महरमा ने इसे धकेला। तुम निकलो जल्दी से, हो सकता है वो अब्बू और चचा जान को पिक करते हुए मुझे लेने आए। मैं कॉल कर लेती हूँ। ओफो, तो सुसर साहिब से मिलने में क्या कबाहत है भला, मैं भी वेट कर लेता हूँ, वो शरारत से बोला। तलाल, महरमा को हंसी आ गई। तलाल को मुश्किल वहाँ से धकेल कर भेजा और मोबाइल फ़ोन निकाला ताकि कबीर को कॉल करके सूरत हाल मालूम करे, मगर तारीख स्क्रीन पर निगाह पड़ते ही इसके कदमों तले से सही मायनों में ज़मीन निकल गई थी। शिट। मोबाइल ऑन करने की कोशिश में नाकाम होकर इसे एहसास हुआ कि बैटरी की चार्जिंग ख़त्म थी। इसने परेशानी से माथा सहलाया। अब तक तो घर में तूफान मच गया होगा। वो टैक्सी की तलाश में नज़र दौड़ाने लगी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि इससे कुछ फासले पर गाड़ी में मौजूद शख्स इसी पर नजरें जमाए हुए है। महरमा काफ़ी देर इंतज़ार करने और मुसलसल इसका फ़ोन बंद मिलने के बाद परेशान होकर कबीर वापस घर पहुंचा। सोचा शायद महरमा घर पहुंच गई होगी, मगर चौकीदार ही से पता चल गया कि वो वापस नहीं आई। इस लम्हे मोहत की गाड़ी आकर इसकी गाड़ी के सामने रुकी। कुछ सोचकर कबीर गाड़ी से निकलकर इसकी तरफ बढ़ा। खैरियत? कबीर ने परेशानी के आलम में सारी बात इसे बता दी। अब बताएं, वो घर में नहीं आई और मोबाइल भी ऑफ जा रहा है। डोंट वरी, मुझे पता है वो कहाँ है, मोहत ने इत्मीनान से कहते इसे तसल्ली दी। इसे तसल्ली तो क्या होती, वो बेयकीनी से इसकी शक्ल देखने लगा, मगर वहाँ मजाक की कोई रमकत मौजूद न थी। सच कह रहा हूँ यार, तुम जाओ, चचा जान और ताया जान वेट कर रहे होंगे तुम्हारा, मैं इसे लेकर आता हूँ। अपनी दोस्त के साथ चली गई थी, वहीं था मैं, अलहमरा में। मोहत ने इसे तसल्ली दी तो अलहमरा का हवाला सुनकर कबीर ने गहरी सांस भरी। अगर मोहत को पता था कि वो महरमा को अलहमरा छोड़कर आया है तो फिर वो झूठ नहीं बोल रहा था। मोहत ने वहीं से गाड़ी आगे निकाली और कबीर इत्मीनान की सांस लेता ऑफिस के रास्ते चल दिया। मगर इसे ख्याल नहीं आया कि अभी कुछ देर पहले घर फ़ोन करके महरमा की वापसी का जो पूछा था उसका क्या। ताई जान तो बड़ी बैठी थी, वो रिक्शे में घर लौटी थी। जल्दी से पैसे पकड़ाकर रिक्शे वाले को फारिग करती बेल बजाने लगी। जब वो गेट से अंदर दाखिल हुई तो वही गाड़ी गेट के सामने आकर रुक गई। वो जल तो जलाल का विर्द करती अंदर आई तो लाउंज में ताई जान, चची जान और बाकी सबको परेशान शक्लों के साथ आगा जान गैसो गजब से लाल होता चेहरा लिए मौजूद थे। कहाँ थी तुम? ताई जान शदीद गुस्से में थी और महरमा जो सारे रास्ते बहाने सोचती आई थी, खाली जहन की सी कैफियत में खड़ी रह गई। उसी वक्त किसी ने लाउंज में कदम रखा। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ ही है। सब ने बेयकीनी से इसका चेहरा देखा और तो और महरमा को भी इस सफ़ेद झूठ पर करंट सा लगा, जबकि आने वाला मुतमईन था। मैंने भी सोच रखा था कि मैं नुमैर को एक ना एक दिन वहाँ ज़रूर लेकर जाऊंगी। जो इसका हक है वो इसे दिलवाऊंगी। भाभी, आपने इस कदर जल्दबाजी करके काम बिगाड़ दिया। फरहान माहाना खर्च देने आए तो पसमर्दा से नज़र निगार पर खफा होने लगे। हमारे काम सवरे ही कब थे भाईजान, जो अब बिगड़ेंगे? वो इस्तहाज़ा से मुस्कुराकर बोली। मैं माज़रत चाहता हूँ आपसे, बस दुख की कैफियत में आगा जान कुछ ज़्यादा ही बोल गए। फरहान ने पर्दा रखना चाहा। दुख नहीं, इन लोगों को अना पसंदी ले बैठी है। भाई साहिब, दुख होता तो इस यतीम के सर पर एक बार तो ज़रूर हाथ रखते। वो आंसू पीते हुए साफ गोई से बोली। फरहान आफंदी ने पास बैठे नुमैर के शाने पर बाजू फैलाकर इसे अपना साथ लगा लिया। वकार आफंदी का बेटा भी इन्हीं इसी की तरह प्यारा था।
इनका बस नहीं चलता था वो शाम से पहले इसे अफंदी हाउस ले जाते, मगर जाने आगा जान का दिल पत्थर क्यों हो गया था, वो कड़कर रह गए। आगा जान, हमने वकार को खो दिया, इसके गम में माँ जी चली गई, अब बस कर दें प्लीज। वकार की आखिरी निशानी है इसका बेटा, इसे अपना लें, आपका खून है वो। और शाम को आगा जान के पास आए तो पक्का इरादा था कि इनके ख्यालात और असूलों में दरार डालकर ही रहेंगे, मगर आगा जान किस गजब में गए हुए हैं ये इन्हें पता ही नहीं था। वो फरहान की बात के जवाब में पहले तो खामोश रहे, फिर सर्द महरी से बोले, तुम इस तवाइफ पर पैसे लुटा रहे हो आजकल। फरहान चकरा कर रह गई, खुफकी से पूछा, आगा जान क्या कह रहे हैं आप? कहो कि ये झूठ है, जब से वकार मरा है तुम बकायदगी से वहाँ जाते हो और रुपया भी लुटाते हो उस पर। तनफ्फुर की हद थी। फरहान सन्नाटे में आ गए, तुम मुझे धोखा देते हो फरहान, मुझे गलती हो गई मुझसे, जो तुम्हें वकार से अलग समझा मैंने। तुम भी उसी गलाजत में गिर गए जाकर। इनकी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगी। खुदा के लिए आगा जान बस कर दें। फरहान फट पड़े थे, इनका खर्च दे रहा हूँ, बस इनका हक है ये। बस तो तुम लोगों ने कर दी मेरी फरहान अफंदी, उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और उसी खबीस औरत के पास शिफ्ट हो जाओ तुम भी। वो कतियत से बोले थे। कार के बाद फरहान की धोखाधड़ी ने इनका दिमाग घुमा दिया था। बाद में शायद गुस्सा ठंडा होता तो वो अपनी बातों पर नजरसानी कर लेते, मगर फरहान का दिल इस कदर बुरी तरह टूटा कि वो उसी शाम बीमार मोहत और समरा को लिए हुए वहाँ से निकल गए। सदीका भाभी ने बज़ाहिर रोका, मगर दिल में उतरी ठंडक थी कि बढ़ती ही चली गई। सायरा ने मियाँ को फ़ोन किया, मगर सुहेल के आने तक वो लोग अफंदी हाउस से हमेशा के लिए जा चुके थे। आगा जान को पता चला तो वो साकत से रह गए। बुलंदियों पर रहने वाले अक्सर तन्हा होते हैं, मगर इन्हें इस बात का शऊर बहुत देर से होता है। आगा जुल्फ़कार अली अफंदी भी इन्हीं में से थे। इनके घर का शराजा बिखर गया था। वो शदीद टूट फूट का शिकार हुए, मगर उसी तन्हाई में स्टडी का दरवाज़ा बंद करके। अल्लाह ने मन्नतों मुरादों का पोता दिया था, एक को नाजायज़ कहकर मुस्तरद कर दिया, जो जायज़ था उसे नाजायज़ तरीके से जुदा कर दिया। होगा कोई आगा जुल्फ़कार अली अफंदी जैसा बेमुराद और शकील कलब शख्स, मगर ए बंदे, अल्लाह की लाठी बेनयाज है, हर ज़बरदस्त को एक ना एक दिन ज़ेर आना ही है। हक अल्लाह, लाठी खाए बगैर समझ में किसी को कुछ नहीं आता। मोहत अफंदी ने इतने आराम से झूठ बोलकर इसे आगा जान के गजब से बचा लिया था कि महरमा चकराकर सारी सूरत हाल देखती रह गई। अब किसी को यकीन आया हो या ना, मगर बात खत्म जरूर हो गई थी। वो इसके पीछे जाने को थी जब सदीका भाभी इसे बाजू से पकड़कर तकरीबन घसीटती हुई अपने कमरे में ले गई। अब मुझे ठीक से बताओ, कहाँ थी तुम और किसके साथ थी? इन्होंने घर आकर पूछा। ओफो, बताकर गई थी अम्मी, वो जिन जलाई। इस सूरत हाल ने वैसे ही इंजर पिंजर ढीले कर दिए थे, ऊपर से अब ये पूछगछ। तो वो क्यों कह रहा है कि तुम इसके साथ थी? देर हो गई थी मुझे तलाल के साथ अम्मी, मोहत ने बस जरा सी फेवर दे दी मुझे, वो नादिम से होकर बोली तो वो इसे घूर कर रह गई। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। यस कम ऑन, वो मसरूफ सा बोला। महरमा अंदर दाखिल हुई। मोहत अफंदी का शुक्रिया अदा करना तो बनता ही था ना। तुम क्या लेने आई हो यहाँ? गेट लॉस्ट, वो सर्द लहजे में कहता इस तक आया। वो मोहत के इस कदर दर्शत अंदाज पर शिशत सी खड़ी रही। इसका हाथ पकड़ा और इसे कमरे से बाहर करके दरवाज़ा दाढ़ से बंद कर दिया। बाहर हको दक खड़ी महरमा की आंखें इस कदर बेइज्जती पर भर आई और अंदर बिस्तर पर बैठकर जूते उतारते हुए मोहब्बत आफंदी के होंठों पर महफूज कुन मुस्कुराहट खेल रही। सोमिया, तुमसे कोई मिलने आया है। इसकी रूममेट जरा सा दरवाज़ा खोलकर इसे इत्तला पहुंचाकर वापस गुम हो गई थी। वो जब बहुत बेजारी से बिस्तर पर नीम दर्राज संजीदगी से वापस शारजा जाने का सोच रही थी, बुरी तरह चौंकी। मुझसे मिलने? उलझन भरे अंदाज में इसने दोहराया था, फिर उठकर चप्पलों पर पांव डाले और हाथों से ही कमीज की शिकने दूर करती कमरे से निकल आई। इसकी क्लास फेलो हुमा किताबों का अंबार लिए अपने कमरे में दाखिल होते हुए इसे देखकर जरा ऊपर को रुकी। बड़ा डैशिंग मुलाकाती है सोमिया तुम्हारा, वो बड़े मुतासिर होने वाले अंदाज में बोली तो सोमिया के जहन में कुछ क्लिक सा हुआ। रस्मी सी मुस्कुराहट हुमा की तरफ उछालकर वो तेज कदमों से वेटिंग रूम की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलते ही दहलीज पर ठटक गए। दोनों हाथ अपने पहलुओं पर जमाए खड़ा वो सामने दीवार पर लगे कैलेंडर पर गौर फिक्र कर रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर पलटा तो सोमिया को सामने पाकर मुस्कुरा दिया।
वो दरवाज़ा छोड़कर संजीदा सी होकर अंदर आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? वो वैसे ही खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। मुझसे मत पूछा करो, मुझे तुम्हारा रवैया बता देता है कि मैं कैसी हूँ। इसकी खुद तरसी ओढ़ कर रही थी। अंदाज हद दर्जा तल्ख था। मोहत ने ठटक कर इसे देखा, फिर नॉर्मल से अंदाज में बोला, मामा उदास हो रही हैं तुम्हारे लिए, उन्होंने भेजा है मुझे। वजाहतें मत करो, तुम्हें देखकर मैं किसी खुश फहमी का शिकार नहीं हूँ। सोमिया का अंदाज हनूस नाराजी से भरा हुआ था। कम ऑन यार, सुबह उठते ही शीशे में अपनी शक्ल तो नहीं देख ली? मोहत ने इसे खफीफ सा घूर कर देखा। वो सीने पर बाजू लपेटे वैसे ही हटेले अंदाज में खड़ी रही। जवाब नहीं दिया। यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक चल रही है, छुट्टियां हो गई हैं तो घर आ जाओ। तुम तो हॉस्टल से चिमट कर रह गई। मोहत ने इसे घर का कहा। 3 तो छुट्टियां हैं, गुजारते हुए भी पता नहीं चलेगा। मैं यहीं ठीक हूँ, सोमिया ने खफकी से कहा तो वो इसके सामने आ खड़ा हुआ। तो ये सब जाकर मामा से कह दो, इसने घूर कर पूछा। सोमिया ने जरा सी पलके उठाकर इसे देखा। अगर तुम खुद से मुझे लेने आते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती कि मेरे दोस्त को मेरी फिक्र है। फूफो तो मुझे याद करती ही रहती हैं, उसने नरूठेपन से कहा तो मोहत को हंसी आ गई। अल्लाह माफ़ करे सोमी, कितनी मुश्किल साइकी होती है तुम लड़कियों की। अल्लाह की बंदी, फिक्र थी तब ही आया हूँ लेने, वरना मम्मा से कहता छोड़े इसे, आना होगा तो आ जाएगी। वो इसे छेड़ रहा था। सोमिया ने मुंह फैलाया और पलट गई। फिर मोहत अफंदी के लिए क्या हुक्म? मोहत ने पीछे से हाँक लिया। दरवाजे से निकलते वक्त चेहरा मोड़कर वो गर्राई। बैठे रहो आराम से, खबरदार यहाँ से हिले भी तो। आ रही हूँ मैं। वो सीने पर दाना हाथ रखकर एहतरामन जरा सा झुका और बड़ी फरमाबरदारी से सोफे पर बैठ गया। सोमिया अपनी मुस्कुराहट छुपाती बाहर निकल गई। जानने के लिए देखते रहिए इन्फो विद अनम ख्वाब शीशे का किस्त नंबर 8 हिस्सा नंबर 1।